जरा सोचो कि एक लड़की इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है, पति ऑफिस से घर आता है तो उसके लिए खाना भी नहीं बनाती, मंगलसूत्र भी नहीं पहनती, पर क्या इन बातों के लिए उसे अपनी पत्नी को तलाक दे देना चाहिए? वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और अगर जवाब मिल जाए तो कमेंट में बता भी देना। तो अब चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम शक्ति नाम की एक लड़की को देखते हैं। घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे और शिवा नाम का एक लड़का पसंद भी आ जाता है। शक्ति उसका फोटो अपनी सहेलियों को दिखाती है तो वो इंस्टाग्राम से शिवा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके शक्ति से कहती हैं कि लड़का शरीफ लगता है, बीवी का गुलाम बनकर रहेगा, तू फटाफट से उसे शादी कर ले। शक्ति भी मान जाती है और कुछ दिन बाद शिवा अपनी फैमिली के साथ सगाई करने के लिए शक्ति के घर आता है और शक्ति उसके लिए चाय लेकर आती है। तब दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, नजरें मिलती हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। चाय देकर शक्ति बैठने के लिए जगह देखती है, कोई कुर्सी खाली नहीं थी तो वो जमीन पर ही बैठ जाती है और ये देखकर शिवा भी सोफे से उठकर जमीन पर बैठ जाता है। शिवा के घर वाले मना करते हैं कि बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो शिवा कहता है कि अगर वो जमीन पर बैठेगी तो मैं भी जमीन पर ही बैठूंगा, क्योंकि हम दोनों एक बराबर ही तो हैं। मजबूरन घर वाले कुर्सी लेकर आते हैं, शक्ति कुर्सी पर बैठती है, तब जाकर शिवा भी वापस सोफे पर बैठ जाता है। फिर दोनों अकेले में बात करने के लिए भी जाते हैं तो शिवा देखता है कि शक्ति ने कमरे में जीयू पोप की तस्वीर लगाई है। वो शक्ति से पूछते हैं तो शक्ति कहती है कि वो जीयू पोप नहीं, कार्ल मार्क्स हैं। शिवा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि तस्वीर जीयू पोप की है, फिर भी वो शक्ति को एम्बैरेस नहीं करना चाहता था तो उसकी बात मान जाता है। फिर दोनों की सगाई हो जाती है और कुछ दिन बाद उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले दोनों कई बार मिलते हैं, एक दूसरे से बहुत सारे प्यार भरे वादे भी करते हैं। शिवा बताता है कि वो ज्यादा रोक टोक नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से क्या पहनना चाहेगी, क्या करना चाहेगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक दिन वो शक्ति से पूछते हैं कि मैं कभी कभी सिगरेट भी पीता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शक्ति कहती है कि मुझे भी पीने दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो शक्ति बताती है कि वो भी कभी कभी सिगरेट पीती है, लेकिन उसकी इस आदत के बारे में उसके घर वालों को नहीं पता। शिवा भी इस बात को काफी कैजुअली लेते हैं, उसे भी सिगरेट पीने के लिए देते हैं। फिर कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों शहर के एक अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। शुरुआत में तो इनके बीच सब कुछ ठीक होता है, दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं, वादा करते हैं कि अगर 40 जन्म भी मिला तो 40 जन्म तक एक साथ ही रहेंगे। लेकिन शादी के 400 दिन बाद ही शिवा लॉयर नारायण को ढूंढते हुए कोर्ट पहुंच जाता है और नारायण को बताता है कि उसकी वाइफ शक्ति अब उसे डिवोर्स देना चाहती है, उसके साथ नहीं रहना चाहती, जबकि शिवा उसके साथ रहना चाहता है। वो यहाँ अपना डिवोर्स रुकवाने के लिए आया था। वो बताता है कि शक्ति की जो लॉयर है वो हर हाल में ये डिवोर्स करवाना चाहती है, हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। तो लॉयर कहते कि यार तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, इतनी जल्दी बात डिवोर्स तक कैसे पहुंच गई? तो अब शिवा नारायण को अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं और इसी के साथ फ्लैशबैक में हम उन दोनों की कहानी देखते हैं। शादी के 1 महीने बाद शिवा सुबह सुबह सोकर उठता है तो शक्ति बालकनी में खड़ी थी। शिवा देखता है कि उसने मंगलसूत्र नहीं पहना है। शिवा हैरान होकर पूछता है कि मंगलसूत्र गायब हो गया क्या? तो शक्ति नॉर्मली जवाब देती है कि नहीं, वो ड्रॉवर में रख दिया है, शादी को 1 महीना हो चुका है तो अब क्या जरूरत है उसे हमेशा लटका के घूमने की। शिवा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सोचने लगता है कि यार मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब तो शादी की निशानी होती है। उसे बुरा लगता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, बस मुस्कुराते हुए शक्ति से कहते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद शाम में शिवा ऑफिस से घर आते हैं तो देखते हैं कि शक्ति डांस करते हुए रील्स बना रही है। शिवा फिर से हैरान, क्योंकि शादी से पहले शिवा ने पूछा भी नहीं था और शक्ति ने बताया भी नहीं था कि वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है। शिवा कहती है कि तुम रील्स बनाती हो वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक खाना नहीं बनाया है तो हम लोग खाएंगे क्या? तो शक्ति कहती है कि ठीक है, चलो तुम सब्जियां काट दो, मैं खाना बना देती हूँ, उसके बाद तुम बर्तन धुल देना और मैं साफ सफाई कर दूंगी। शिवा कहते हैं कि ये क्या बात हुई, मैं ऑफिस से काम करके थका हुआ घर आता हूँ और यहाँ आकर खाना बनाऊं, और तुम क्या करती हो फालतू की रील्स बनाने के अलावा? तो शक्ति भी पूरे एटीट्यूड में जवाब देती है कि मैंने क्या रोज रोज खाना बनाने का ठेका ले रखा है, मैं भी थक जाती हूँ, रील्स बनाऊं या ना बनाऊं वो तो मेरी मर्जी है। वही इंटरनेट वाला मशहूर डायलॉग, इट्स माई चॉइस वाला एटीट्यूड शक्ति के सर पर चढ़ा हुआ है और बेचारा शिवा कुछ बोल नहीं पाता।
फिर अगली सुबह शक्ति शिवा को कुछ रील्स दिखाती है जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को सरप्राइज देता है, गिफ्ट्स देता है। शक्ति चाहती थी कि शिवा भी उसे इसी तरह से सरप्राइज करे, लेकिन शिवा रील्स देखकर हंसता है, कहते हैं कि ये लोग तो सब प्रमोशन कर रहे हैं, और ये सुनकर शक्ति नाराज हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद शिवा को मैसेज आता है कि शक्ति ने उसके अकाउंट से 28,000 रुपए निकाले हैं। शिवा पूछने लगता है कि घर के सारे इंपॉर्टेंट बिल्स तो मैं खुद भर देता हूँ, फिर तुमने ये 28,000 रुपए किस लिए निकाले हैं? तो शक्ति नाराज हो जाती है, कहने लगती है कि परिवार के लिए 28,000 रुपए खर्च हो गए तो कौन सा पहाड़ टूट गया जो इतना चिल्ला रहे हो। शिवा कहते हैं कि यार कम से कम बता तो दो कि खर्चा कहाँ हुआ है, लेकिन शक्ति कुछ भी नहीं बताती, उल्टा उससे नाराज हो जाती है। फिर अगले दिन शिवा ऑफिस से घर आता है तो देखते हैं कि शक्ति ने घर के लिए एक नौकरानी रख ली है। वो शिवा से कहती है कि आज के बाद खाना बनाना, कपड़े धुलना, साफ सफाई करना, सब कुछ यही करेगी, मुझसे कुछ नहीं होगा तो तुम इसे पगार दे देना। ये सब तो शिवा के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, असली प्रॉब्लम तो इसके बाद शुरू होती है जब शिवा उसे लेकर अपने एक फैमिली फंक्शन में जाता है जहां पर शिवा के मम्मी पापा और परिवार के बड़े बुजुर्ग भी आए हुए थे। उन सबके सामने शक्ति स्टाइल मारते हुए पैर पर पैर रखकर बैठी हुई थी, ऊपर से उसने स्लीवलेस साड़ी भी पहनी थी। तो शिवा की मम्मी उससे कहती है कि तुम उसे समझाओ कि कम से कम बड़े लोगों के सामने तो थोड़ी तमीज से बैठे। शिवा शक्ति को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ घर के बड़े लोग हैं तो उनके सामने थोड़ा ठीक से बैठो, और ये सुनकर शक्ति भड़क जाती है कि अब मुझे कैसे बैठना है ये भी दूसरे लोग समझाएंगे। शिवा कहते हैं कि यार मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो शक्ति उसे लेक्चर देने लगती है कि अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता तो उनसे कहो कि मेरी तरफ घूर कर मत देखें। अगर लड़की नंगी भी सड़क पर घूम रही हो तो उसकी परमिशन के बिना उसे नहीं देखना चाहिए। एक लड़की की इज्जत कैसे करनी है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नहीं सिखाया, तुम्हारी परवरिश ही ठीक से नहीं हुई है। बेचारा शिवा उसके आगे कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन अब वो शक्ति को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। शक्ति की एक फ्रेंड ने कपड़ों की दुकान खोली थी, उसकी ओपनिंग थी, तो उसने शिवा को भी इनवाइट किया था। तो शिवा लुंगी और टी शर्ट पहनकर वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां शक्ति का मजाक उड़ाने लगती हैं। शक्ति को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में शिवा रील्स देख रहा था तो शक्ति की एक रील में थोड़ा सा हॉटनेस होता है जिस पर लोग गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे। तो शिवा उससे रील डिलीट करने के लिए कहते हैं, जिस पर शक्ति कहती है कि मैंने उन लड़कों से गंदे कमेंट करने के लिए तो नहीं कहा है, वो खुद कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगी बिकॉज इट्स माई चॉइस। शिवा बार बार इस चीज से परेशान हो चुका था। शिवा जो भी कहता शक्ति हमेशा उसका उल्टा ही करती है, कुछ बोलने पर हमेशा जवाब देती है कि इट्स माई चॉइस। शिवा इरिटेट हो जाता है, परेशान होकर शिवा शराब पीना शुरू कर देता है। उसे देखकर शक्ति भी शराब पीती है, लेकिन एक रात शिवा नशे में होता है, बड़बड़ाने लगता है कि तुम्हारे पापा ने झूठ बोलकर मुझे फंसाया है, अगर उन्होंने पहले ही बता दिया होता कि उनकी बेटी ऐसी है तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। इधर शक्ति उसका वीडियो बनाती है और अपने इंस्टाग्राम पर डाल देती है कि शिवा उसे इस तरह से मेंटली टॉर्चर कर रहा है। वीडियो वायरल हो जाती है, कमेंट में लोग शिवा को गालियां देने लगते हैं, मीम्स बनाने लगते हैं। वो रातों रात इंटरनेट हेट का शिकार हो जाता है, जिसके बाद शिवा भी अपना बदला लेता है और उसका हॉटनेस वाला वीडियो उसके पापा को भेज देता है। जिसके बाद शक्ति के पापा उसे कॉल करके खूब सुनाते हैं, फिर भी शक्ति को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुछ दिन के बाद शिवा ऑफिस से घर आता है। शक्ति ने उसे कुछ सामान लाने को बोला था, जिसे खरीद कर लाने में शिवा को देर हो गई थी। तो अब शिवा डोरबेल बजाता है, लेकिन शक्ति दरवाजा नहीं खोलती। शिवा अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आता है और शक्ति को डांटने लगता है। तो शक्ति गुस्से में भागते हुए बेडरूम में चली जाती है। शिवा भी उसके पीछे पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि शक्ति रो रही है, उसका पूरा कमरा सजा हुआ है। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। शक्ति उसे सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन शिवा देर से घर आया था इसलिए नाराज हो गई थी। तो शिवा उसे बड़े प्यार से गले लगाता है। एक ही पल में दोनों एक दूसरे की सारी गलतियों को भुलाकर फिर से एक हो जाते हैं। शिवा को लगता है कि आज के बाद उनके बीच की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, लेकिन अगले ही दिन इनकी प्रेम कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। सुबह सुबह शक्ति शिवा से कहती है कि मुझे तुमको 2 बातें बतानी है।
पहली बात ये है कि कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ मिलकर मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ ताकि मैं भी कुछ पैसे कमा सकूं, जिसके बाद मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए तुमसे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। यह सुनकर शिवा बुरी तरह से भड़क जाता है कि तुमने ये क्या नाटक लगा के रखा है कि तुम्हें मुझसे पैसे मांगने में शर्म आती है। इंस्टा पर डीएम में प्रमोशन के लिए भीख मांगती हो, तब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चला जाता है? वो सब बस एक बहाना है। तुम्हारी फ्रेंड ने कपड़ों की दुकान खोली है तो अब तुम उसकी जलन में उसे दिखाने के लिए पार्लर खोलना चाहती हो। थोड़ी पढ़ाई लिखाई करके आईएएस बनने का सपना देखो, लेकिन उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी और तुम तो 12वीं फेल हो। उसकी बातों से शक्ति भी भड़क जाती है, कहने लगती है कि मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मेरी जैसी इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट लड़की तुम डिजर्व नहीं करते। शिवा हंसने लगता है, कहते हैं कि जियो पोप को कार्ल मार्क्स बोलने वाली तुम खुद को इंटेलिजेंट मानती हो, और अगर पार्लर खोलना ही चाहती हो तो पहले ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो। बिना जानकारी के ऐसे ही पार्लर में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और तभी शिवा को याद आता है कि शक्ति उसे दो बातें बताने वाली थी, मतलब कि दूसरी बात पैसों की थी। वो कहता है कि तुम्हें पार्लर की कोई जानकारी नहीं है, फिर भी तुम्हारा दोस्त तुम्हें पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो गया, मतलब कि उसे बस तुमसे पैसा चाहिए। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा? अरे मैं नहीं, तुम ही मेरे लायक नहीं हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। और ये सुनकर शक्ति रोना शुरू कर देती है और बेहोश हो जाती है। शिवा उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और तब जाकर उसे पता चलता है कि दूसरी बात पैसे की नहीं थी। दरअसल शक्ति उसे बताना चाहती थी कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन शिवा ने उसे डांट दिया और सदमे में वो बेहोश हो गई, जिससे कि उसका मिसकैरेज भी हो गया था। बेचारे शिवा को कुछ पता ही नहीं था। इतने दिनों से वो शक्ति के एटीट्यूड को झेल रहा था और आखिरकार उसका गुस्सा बाहर आया तो बहुत ही गलत टाइम पर, जिसका परिणाम उसके बच्चे को भुगतना पड़ा। शिवा को अपनी गलती पर पछतावा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शक्ति उसका घर छोड़कर चली जाती है और लॉयर लक्ष्मी के घर पर रहने लगती है। उसके साथ मिलकर डिवोर्स केस फाइल कर देती है कि शिवा ने उसे बहुत मारा, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हुआ है। शिवा उसे समझाने के लिए जाता है तो शक्ति उसे कोई बात नहीं करती और लक्ष्मी आसपास के लोगों को बुलाती है। वो शिवा को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। शक्ति सब कुछ अपनी आंखों से देखती है, लेकिन अब वो शिवा से नफरत करती थी तो कुछ नहीं बोलती। इतना सब कुछ होने के बाद भी शिवा अपनी शादी को बचाना चाहता था। वो शक्ति को डिवोर्स नहीं देना चाहता था। तो उसका लॉयर नारायण कहता है कि भले ही तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये कानून औरतों की सुनता है तो तू बुरा फंसने वाला है। तभी वहां शक्ति भी अपनी लॉयर लक्ष्मी के साथ आ जाती है, जिसे देखते ही नारायण शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी कोई और नहीं, नारायण की ही एक्स वाइफ है। दरअसल लक्ष्मी भी फेमिनिस्ट है और उसने भी नारायण के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा केस फाइल करके डिवोर्स ले लिया था। उनकी एक बेटी है, लेकिन लक्ष्मी अब उसे अपनी बेटी से मिलने ही नहीं देती। उसने अपनी बेटी को बेंगलोर में अपनी बहन के पास भेज दिया है। नारायण ने शादी में कोई दहेज नहीं लिया था, लेकिन उसका झूठा मुकदमा करके लक्ष्मी ने एलुमनी में उससे पैसे भी लिए थे। उसकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा भी लिया था। उस केस की वजह से नारायण को 2 साल के लिए बार काउंसिल से सस्पेंड भी करवा दिया था, जिसकी वजह से नारायण खुद कोई केस नहीं लड़ सकता। लेकिन शक्ति को लक्ष्मी के साथ देखकर नारायण फैसला करते हैं कि वो शिवा को इंसाफ दिलाकर रहेगा, ताकि लक्ष्मी शक्ति को अपने साथ रखकर अपनी जैसी सोच रखने वाला न बना दे। महिला पुलिस के सामने शिवा और शक्ति का बयान दर्ज होना था। नारायण खुद तो अंदर नहीं जा सकता था, तो अपने असिस्टेंट सिद्धू को शिवा के साथ अंदर भेजता है और खुद बाहर से गाइड करने लगता है। लक्ष्मी शिवा के ऊपर एक से बढ़कर एक झूठे इल्जाम लगाने लगती है, तो सिद्धू के कहने पर शिवा रोने का नाटक करने लगता है कि मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं देना चाहता, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। उधर सिद्धू शक्ति के पास जाता है, उसे भड़काने लगता है कि तू कितनी जालिम लड़की है, बेचारे इतने भोले भाले पति पर जुल्म कर रही है। और ये सुनकर शक्ति भड़क जाती है, सिद्धू के ऊपर चिल्लाने लगती है। तो सिद्धू कहने लगता है कि देखो मैडम, ये कितना गुस्सा करती है, लेकिन मेरा क्लाइंट तो बेचारा बहुत भोला है, ये उसका फायदा उठा रही है। यह सुनकर ऑफिसर को भी लगता है कि बात तो सही कह रहा है, ये लड़की ही कानून का गलत फायदा उठा रही होगी। और इस तरह से शिवा पिटने से बच जाता है और उसकी जमानत भी हो जाती है। लेकिन लक्ष्मी इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो शिवा को सजा दिलाने के लिए
किसी भी हद तक जा सकती थी। उनका केस कोर्ट में पहुंच जाता है। नारायण का भी सस्पेंशन पीरियड खत्म हो चुका था, तो वो भी शिवा की तरफ से केस लड़ने के लिए कोर्ट में आता है। लक्ष्मी जज साहब को बताती है कि उसके क्लाइंट को इतना मारा गया है कि उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन नारायण कहता है कि शिवा ने उसे मारा है और उसकी वजह से मिसकैरेज हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में इसका कोई सबूत नहीं है। तो जज साहब फिर से मेडिकल जांच के लिए आदेश देते हैं और फिर उन दोनों को कपल काउंसलिंग के लिए कहते हैं, ताकि अगर उनके रिश्ते को बचाने में अब भी कोई गुंजाइश हो तो उनका रिश्ता बचाया जा सके। लेकिन शक्ति तो शिवा को देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वहां से चली जाती है। इधर शक्ति के मम्मी पापा को पता चलता है तो वो लोग भी शक्ति के पास आते हैं, उसे डांटने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। सब कुछ भूलकर केस वापस लेकर शिवा के पास जाने के लिए कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी कहती है कि शक्ति 18 साल की हो चुकी है, उसे अपने फैसले लेने का अधिकार है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। वो नहीं मानते तो लक्ष्मी पुलिस बुला लेती है। पुलिस वाले शक्ति के सामने ही उसके पापा को अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं, लेकिन शक्ति कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे लगता है कि ये रिश्ते, शादी के बंधन, ये सब लड़कियों की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए होते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। फेमिनिस्ट की गलत सोच उसके दिल और दिमाग पर हावी हो चुकी थी, जबकि उसे फेमिनिज्म का असली मतलब पता भी नहीं है। इसके बाद अगली सुनवाई से लक्ष्मी अपना खतरनाक खेल शुरू कर देती है। वो हर सुनवाई में शिवा के बारे में एक से बढ़कर एक बीमारियों की फर्जी रिपोर्ट्स बनवा कर लाती है कि शिवा को ये सारी बीमारियां हैं, जैसे कि HIV, नामर्दी और भी बहुत कुछ। और हर बार शिवा को जांच करवानी पड़ती है, साबित करना पड़ता है कि उसे वो बीमारियां नहीं है। लक्ष्मी ये डिवोर्स करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, पर नारायण तो खुद भी उसका शिकार हो चुका था, इसलिए वो हर बार कोई ना कोई बहाना करके शिवा को बचा लेता है। फिर वो शिवा से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या क्या है, क्योंकि उसे पता था कि लक्ष्मी एलुमनी की मांग करेगी, जो मिसकैरेज हुआ था उसके लिए भी मुआवजा मांगेगी। तो शिवा बताता है कि उसका जो फ्लैट है उसके नाम पर ही है। इसके अलावा उसकी सैलरी 67,000 रुपए है, जिसमें EMI वगैरह कट के 25,000 रुपए बच जाते हैं। तो नारायण एक प्लान बनाते हैं। वो सबसे पहले शिवा का फ्लैट उसके भाई के नाम पर ट्रांसफर करवा देते हैं, फिर अपने एक पहचान वाले से बात करते हैं जो लोगों को इंटरेस्ट पर लोन देता था। उससे नकली कागजात बनवाते हैं कि शिवा ने उससे पैसे उधार लिए थे, जिससे सारा खर्चा होने के बाद शिवा के हाथ में बस 10-12 हजार रुपए ही बचते हैं। दूसरी तरफ लक्ष्मी शक्ति को लेकर मीरा नाम की एक महिला के पास जाती है। मीरा लड़कियों के लिए आवाज़ उठाने में हमेशा आगे रहती है। जितनी भी फेमिनिस्ट लड़कियां हैं वो सब मीरा पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं। ये दोनों मीरा के पास उनके केस में हेल्प मांगने के लिए आई थी, लेकिन मीरा इन दोनों से बात करने से पहले अपने पति के लिए कॉफ़ी बनाकर ले जाती है और उन्हें कॉफ़ी देकर वापस इन दोनों के पास आती है। इन्हें भी कॉफ़ी के लिए पूछती है तो लक्ष्मी मना कर देती है और पूछने लगती है कि अभी आपने अपने पति को कॉफी बनाकर क्यों दिया, वो खुद भी तो बना सकते थे। जिस पर मीरा उन्हें फेमिनिज्म का असली मतलब समझाना शुरू करती है कि मैंने तुम दोनों से कॉफी के लिए पूछा, वो मेरी मेहमान नवाजी थी, लेकिन अपने पति के लिए जो किया वो मेरा प्यार था। प्यार को काम समझकर करोगी तो तुम्हें हर चीज बुरी लगेगी। वो जो कमाते हैं मैं उन पैसों को पूरे हक से खर्च करती हूँ, तो उनके प्यार के लिए कुछ करने में क्या बुराई है। जो मेरे साथ हमेशा प्यार से पेश आता हो उसके सामने मैं अपनी अकड़ दिखाकर जो मन में आए करूं और बोलूं कि इट्स माय चॉइस। ये फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिज्म के सिद्धांतों में ऐसा कहाँ लिखा है कि एक फेमिनिस्ट अपने पति और बच्चों के साथ खुश नहीं रह सकती। फेमिनिज्म बस एक आत्मसम्मान की भावना है। अगर एक आदमी कहते हैं कि वो जो कहता है वही होना चाहिए, तो एक औरत भी वैसा ही बोलकर उसे फेमिनिज्म कहे तो ये गलत होगा। मीरा की बातें सुनकर शक्ति और लक्ष्मी दोनों को महसूस होता है कि फेमिनिज्म के बारे में उनकी सोच शायद बहुत गलत है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शक्ति इंडिपेंडेंट लड़की बनने के लिए काम भी करना शुरू कर देती है। वो पार्लर में काम करती है, लेकिन छोटी छोटी बातों में उसे बॉस की डांट सुननी पड़ती है। वो डिलीवरी गर्ल का काम भी शुरू करती है और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि खुद को इंडिपेंडेंट बोलना जितना आसान है, इंडिपेंडेंट रहना उतना आसान। इधर शिवा को एहसास होता है कि उसकी वजह से शक्ति को बहुत परेशानी हो रही है, तो आखिरकार शक्ति की खुशी के लिए वो डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरी सुनवाई वाले दिन जज साहब पूछते हैं तो शिवा कहते हैं कि शक्ति की खुशी में ही मेरी खुशी है।
और मैं उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ और मेंटेनेंस का जो भी खर्चा है वो भी देने के लिए तैयार हूँ। तो जज साहब हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं कि फिर इससे पहले तैयार क्यों नहीं थे। तब नारायण कहते हैं कि शिवा आज भी डिवोर्स नहीं देना चाहता, वो आज भी शक्ति को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन वो एक लड़का है और जिस लड़के ने बचपन से अपनी माँ को मंगलसूत्र में, मांग में सिंदूर, साड़ियों में देखा हो, बड़े बुजुर्गों के सामने इज्जत से पेश आते हुए देखा हो, अचानक से उसकी मॉडर्न पत्नी कहने लगे कि मंगलसूत्र पहनना, सिंदूर लगाना ज़रूरी नहीं है, तो लड़के को तुरंत ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। देखा जाए तो यहाँ दोनों की कोई गलती नहीं है। कुछ लड़कियों को लगता है कि हर बात में पति से परमिशन लेना गुलामी है, उन्हें फ्रीडम चाहिए होती है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम है कि दोनों एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते, एक दूसरे को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं, एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीज़ों को एडजस्ट नहीं करते। लड़की सोचती है कि मैं जो बोलूं वही होना चाहिए और लड़के सोचते हैं कि मैं जो बोलूं वही होना चाहिए, और ऐसा करते करते उनकी बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। अजीब बात है कि लड़कियों को लगता है कि पति से पैसे मांगना, पति से पूछ कर पैसे खर्च करना गुलामी है और ये उनका वैलिड पॉइंट हो सकता है, लेकिन वहीं पर एक लड़का अपनी पूरी कमाई, अपनी पत्नी, घर, बच्चे, दवाइयाँ, कपड़े, इन सब पर खर्च कर देता है, अपने लिए कुछ भी बचा नहीं पाता, तो क्या वो आज़ाद है? लड़की कमाए तो उसे अचीवमेंट माना जाता है, लेकिन लड़का कमाए तो उसे ड्यूटी, और सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद मर्द जब थोड़ी सी शांति चाहता है तो उसे सुनने को मिलता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम परिवार संभालने के लायक नहीं हो। प्रॉब्लम लड़का या लड़की में नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है कि दोनों एक दूसरे को समझने के लिए वक्त ही नहीं देते और जल्दबाजी में तलाक लेने पहुंच जाते हैं। नारायण की एक एक बात सुनकर थोड़ी देर के लिए अदालत में सन्नाटा छा जाता है। दोनों की खुशी के लिए जज भी डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन तभी शक्ति कहती है कि अब मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो चुका था। उधर लक्ष्मी का दिल भी पिघल जाता है। वो नारायण को अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करवाती है। 2 साल बाद अपनी बेटी को देखकर उससे बातें करके नारायण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।